दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विश्लेषण को लेकर आपके बीच में, जिस एनालिसिस को लेकर आपके बीच में आए हैं, उसमें हम कोई निवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस रिपोर्ट को तैयार करते समय जब मैं खुद नहीं समझ पाया कि इसकी जो आंतरिक रिपोर्ट है, जो फैक्ट है, वो आपके बीच में रखेंगे तो आप खुद क्या उसका अनुभव करोगे। जो मैं कई घंटों तक इसको पढ़ता रहा, देखता रहा, समझता रहा, इसका आकलन करता रहा, समझ से परे था कि क्या आज भी इस हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे अपराधी, ऐसे आपराधिक सोच, ऐसे कृकृत की सोच इस हिंदुस्तान में जिंदा है। ऐसे भूखे भेड़िए जिनको सरेआम गोली मार दो या फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, इनके गुनाह तब भी पूरे नहीं होते। दोस्तों, हम बिना लाग लपेट के सीधे इतना ज़रूर कहेंगे, जिन लोगों के थोड़े दिल से कमज़ोर हैं वो उस रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा ना देखें, ना सुने। ये रिपोर्ट वही है जो पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ, डॉक्टर हत्याकांड, डॉक्टर ममता हत्याकांड, ये कोलकाता का आरजी कॉलेज का ये इंसिडेंट बहुत तोड़ देता है। दोस्तों, इसकी जब आज हम लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी, देखी, तो समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस ढंग से आप लोगों के बीच में रखें। लेकिन फिर भी हर इंसान को जानना जरूरी है कि क्या हमें भी ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि दर्द की इंतहा को जीते हैं। अब दास्ता आप समझिए कि दोनों आंखों से रिश्ता खून, आप सोचिएगा, कल्पना करिएगा, दोनों आंखों से रिश्ता खून, घायल ऊंट, दोनों हाथों के फिंगरों से, नाखूनों से रिश्ता खून, पूरा चेहरा जख्मी, पैर जख्मी, ऊंट जख्मी, गर्दन घायल। आप समझ सकते हैं कि शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट्स है, प्राइवेट पार्ट से खून, ये किसकी कहानी है? उस बच्ची की। उस बच्ची का गुनाह क्या था? उस माँ बाप को सोचिए कि जिन्होंने इस बच्ची को जन्म दिया, डॉक्टर बनाया, क्या अरमान संजोए। ईश्वर से दुआ करी कि ऐसी विभत्स, ऐसी घटना हिंदुस्तान में दोबारा, ये पूरे विश्व में कहीं ना हो। क्या किया उस बच्ची के साथ? इसको दरिंदा भी कहना शायद, सुअर भी कहना शायद बहुत छोटे शब्द होंगे। इस 40 मिनट के खेल में उसने अपनी जिंदगी को उजाड़ कर दिया। हम सीधे आपके पास आते हैं। मुझे इस पूरे रिपोर्ट्स को देखते हुए एक शेर याद आ रहा था कि क्या कुछ कह रहा है वो। कत्ल हुआ हमारा, कत्ल हुआ हमारा इस तरह से किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा इस तरह से किस्तों में कि कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। आज भी कोलकाता पुलिस एक या एक से ज्यादा की बात कर रही है। इसमें भी समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ममता दीदी की सरकार और वहाँ पे जो
उद्दंड, उपद्रव, आपराधिक गतिविधियां नक्सलाइट मूवमेंट की तरह पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर हो रही या क्षम्य है, ये माफ नहीं की जा सकती। यहाँ पर किसी सरकार को दोष देके दिखाना कि वो मुझे प्रताड़ित कर रही है, सब कुछ अलग है। अगर माँ बेटी की जिंदगी को आपने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तो एक सेकंड, चंद लम्हों भी आपको रहने का कोई हक नहीं है। अगर लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि पुलिस की वर्दी में वैसा कांड करने के लिए सोच सकते, यद्यपि पुलिस का व्यक्ति नहीं था, लेकिन पुलिस की रोल में वहां पे काम कर रहा था, दिख रहा था। आपको हम डिटेल्स में बताएंगे। दोस्तों, ये संजय राय जो अभी सिंगल एक्यूज्ड है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके भेज दिया है, पुलिस का कहना है कि बहुत सारे लोग इसमें और एक्यूज्ड हो सकते हैं, क्योंकि बंगाल पुलिस की जो एक चेहरा है, डाउटफुल हमेशा से रहा, हर काम हो रहा है, चाहे संदेश खाली को देखिए, एक्सपाइजेड किसी को देखिए। तो इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति को दिखाकर यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को, उसके कृतित्व को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। यद्यपि हम डिटेल्स में आपको बताएंगे, पुख्ता सबूत बता रहे हैं इस व्यक्ति का सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट था। देखिए, आज मैं कोई आपसे निवेदन गुजारिश नहीं करूंगा, सीधे आ रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत स्तब्ध हैं, समझ नहीं पा रहा हूं कि इस स्टोरी को कैसे आपके बीच में रखें। अब देखिए, इस पूरे मसले को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे इस पर संज्ञान लिया है। इस विभत्स मर्माहक हत्याकांड जो सड़क से संसद और अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी हिला दिया है इसने, यानी ममता दीदी अब खेला नहीं कर पाएंगी, क्योंकि काफी वक्त देर हो चुकी, इतनी कृत्य बर्दाश्त के बाहर है। उस बच्ची, उस मासूम के साथ इस तरह के कृत्य जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर आप पढ़ोगे तो ईश्वर से क्या दुआ करोगे, कुछ नहीं कह पाओगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के इस आरजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर कि दुष्कर्म के जो कृत्य हुआ है अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु के साथ, उसकी हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान नहीं लिया होता तो शायद हालत और भी करती। यद्यपि जब ये हाईकोर्ट में केस गया, हाईकोर्ट ने इमीडिएट सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए मैं चंचूड़ साहब का दिल से धन्यवाद करूंगा कि इनके व्यक्तित्व के कारण हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें बच पाई हैं। सीधे संज्ञान लिया है और आज मंगलवार, यानी आज से इस केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंचूड़ की पीठ में। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील ने गुरुवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था, और अब इसकी रिपोर्ट अगर आप देखें तो 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में प्रशिक्षु जो डॉक्टर है मोमिता, इसकी डेड बॉडी पाई गई थी, जिसके तमाम अंगों पर विभत्स कर देने वाले शव पर निशान देखे गए थे। अगले दिन ये जो कलकत्ता पुलिस ने उसे अस्पताल की बैरक में सो रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ये व्यक्ति कौन था, उसी की वेशभूषा में वहां कैसे काम कर रहा था, मैं भी आपको बताता हूँ। सो रहा था पूरे घटना को अंजाम देके शांति से उसी हॉस्पिटल के बैरक, पुलिस के बैरक में, और अब तो सीधी बात है, उसको जेल भेज दिया गया है। मौके की नजाकत को समझते ही जब केस चला तो उसको हाईकोर्ट पे गया, हाईकोर्ट ने उसको उठा के सीधे सीबीआई इंक्वायरी कर दी। अब बंगाल पुलिस के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं, जो शुरू में हेरा फेरी कर सकते थे उन्होंने कर ली, और उसके बाद ये इंसिडेंट हिंदुस्तान की सरजमी पर हाहाकार का काम कर पूरे, आज इस पूरे इंसिडेंट को देख के निर्भया के कांड को याद आ गई, जो उस बच्ची के साथ किया गया था। लगभग 100%, 98 कह लीजिए, कुछ चीजों को छोड़ दें, इस बच्ची के साथ सब कुछ कर दिया। इस बच्ची का तो कोई दोष ही नहीं था,
वो रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, बस में बैठी थी, बस खाली थी, तमाम लोगों ने उस पर क्वेश्चन किया कि उसमें नहीं बैठना चाहिए था। ये बच्ची कहाँ थी? हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सेफ अपनी ड्यूटी पे थी। इसका मर्म क्या था कि रात को 2 बजे जब नाइट ड्यूटी पे थक करके खाना खा करके अपने 4-5 दोस्तों के साथ वो खाना खाने के बाद सेमिनार हॉल में और उसके जो दूसरे दोस्त थे वो चले गए, तो सोचा लाओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सेमिनार हॉल खाली है, डॉक्टर है, उसी हॉस्पिटल में काम कर रही है, वही पेशेंट को देख रही है। लेकिन ये नियति का खेल था। नियति के खेल ने उसको वहां रोक लिया। अगर वो अपने दोस्तों के साथ वो भी पेशेंट के पास चली गई होती, लेकिन कुदरत को, उसकी नियति को ये मंजूर था, ये होना था। उसकी जिंदगी का ये अंतिम क्षण था, अंतिम दौर था। उस बच्ची को इस दर्द से उलझना ही था, वरना वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती। रात पे खा पी करके उसने सोचा ला थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। बस उस सेमिनार हॉल की कुर्सी पे बैठना, थकावट से नींद आना, और समझिए ये क्रिकेट जो हुआ है, उसका बैठना, नींद आना और ये सब कुछ हो जाना, इसकी जिंदगी की अंतिम शर्त है। यही नीति का खेल था उसके। दोस्तों, जब सोचते हैं कि आज कितनी बड़ी लड़ाई पूरे वेस्ट बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, वी वांट जस्टिस, डॉक्टर ममता कुछ भी करिए, वो बच्ची चली गई, सरकारें स्तब्ध हैं, पूरा हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरह फैली हुई है पूरे कांड को लेकर के। इतना विरोध, एम्स के डॉक्टर सारे दिल्ली से लेकर हर जगह विरोध हो रहा है। विरोध क्या होगा? वो एक्यूज्ड अंदर है, अब उसकी अब काट काट के आप उसको फेंक तो नहीं दोगे। हिंदुस्तान ये लोकतंत्र है, कानून है, लड़ेगा लड़ेगा, वो भी लड़ेगा, उसको भी वकील मिलेंगे, ये भी हमारा कानून है। हम सरकार को गाली दे देंगे, उस बच्ची के दर्द की पीड़ा जो थी वो हम उसको वापस नहीं ला सकते। अगर मैं आपको बताऊं तो जो इस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कमजोर दिल की है, मत सुनिएगा। प्रशिक्षु डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो वहाँ के सीनियर डॉक्टर के पैनल ने किया, क्योंकि केस बहुत बड़ा था और सीबीआई इंक्वायरी है और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर किया गया है, जिससे कभी भी अगर सीबीआई को कोई इन्वेस्टिगेशन दोबारा करना हो तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक किया जाएगी, कौन से मर्म हैं, क्या हैं, कैसे हैं। जांच एजेंसियों ने इसमें हर पहलू को, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि कोई मिस्टेक हो जाए। अब समझिए कि इस पूरी, मैं तो एक बार फिर यही कहूँगा कि इस बच्चे के हालात को, इसके मतलब बोलने की हिम्मत कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, जो पुलिस ने अपने उसमें रिपोर्ट दी है, शव को देखने से पता चला है कि उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था। मौत भी तो कैसी, उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, ओंठ कटे हुए थे, गर्दन घायल थी, चेहरा पूरा जख्मी था, हाथों के नाखूनों से ब्लीडिंग हो रही थी, खून रिस रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, और क्या क्या जख्मी था, क्या क्या बताया। ये बात कई बार लोगों ने क्वेश्चन रेस किया, रिपोर्ट्स में रेस किया कि आखिर आंखों से खून कैसे आ सकता है। अब दोस्तों, हुआ क्या है कि इस वहशी संजय राय गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे काफ़ी पूछताछ हुई है। ये डॉक्टर ममता है, ये चश्मा लगाती थी, और जब वो सो रही थी
जब इसके ऊपर अटैक हुआ है तो उस चश्मे के जो शीशे थे वो आंखों के अंदर धंस गए, अंदर लिटरली, जिससे कि उसकी आंखों का खून निकलना शुरू हुआ, वो रुका नहीं। अब इसको देखिए, ये समझ में ये आना चाहिए कि ये संजय राय था कौन और कैसे पहुंचा। देखिए, अगर आप यूपी में देखें, अदर स्टेट के अंदर पुलिस कुछ ब्रोकर, कुछ दलाल रखती है अपने, जो डिफरेंट टाइप के जो इंसिडेंट होते हैं वहाँ पे पुलिस को मुखबिरी करते हैं, जिसको मुखबिर बोलते हैं, पुलिस की मुखबिर। और इनको पैसा अपने पास से देती है, कोई सैलरी नहीं होती, जिससे कि हमें कोई भी इंसिडेंट होता है उसकी जो इंटरनल रिपोर्ट होती है, सूचना होती है, या उसको शक होता है लोगों को कि हाँ कोई इंसिडेंट हो सकता है, पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जस्ट लाइक ए इन्फॉर्मर। तो वहाँ पे ये वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था, और करते करते इसको काफ़ी लंबे समय से ये वहाँ पे था, तो कलकत्ता पुलिस के लिंक में। और अभी कुछ माह पूर्व इसको जो है यहाँ पे आरजीआई मेडिकल कॉलेज की जो पुलिस चौकी है वहाँ पे पोस्ट कर दिया गया। अब वहाँ पे जाने के बाद ये अच्छी खासी दलाली इसने शुरू कर दी, पेशेंट को एडमिट करना, गरीबों पे नज़र रखना, कौन कहाँ परेशान है उससे पैसा वसूली करना। डॉक्टरों, ये पुलिस वर्दी में रहता था, अब पुलिस वाला नहीं था ये, लेकिन पुलिस के बैरक का यूज़ करना, क्योंकि लोग देखते थे दिन भर पुलिस चौकी में बैठा रहता है तो एक लोगों का इन्फ्लुएंस तैयार हो जाता है कि नहीं पुलिस का बंदा है, आ रहा है जा रहा है, तो पुलिस वाले भी बोलते कि हमारे साथ काम कर रहा है। लेकिन इसका कितना बड़ा इसने फ़ायदा उठाया। इस पूरे इंसिडेंट को देखिए, जो अभी रिपोर्ट मिली है कि 5 अगस्त को ये खड़गपुर गया था, 8 अगस्त को वापस आया। 8 अगस्त को वापस आके जो मुखबिर था, जो लोगों से पैसा लेके पेशेंट को एडमिट में कराता था, तो 8 अगस्त को ही गया अपने एक पेशेंट को देखने, जिसका पैसा लेके इसने एडमिट कराया था, उससे मिल कर के आया। फिर उसी टाइम 8 अगस्त को लगभग 1 बजे रात को फिर दूसरे पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई तो उसके पास गया। तो जो व्यक्ति जिसके थ्रू ये इसने एडमिट कराया था, उससे पेशेंट को मिल के आया, उसकी नेक्स्ट डे सर्जरी होनी थी। फिर उसको लेके ये उसी हॉस्पिटल के पीछे चला गया, और वहाँ बैठ के इसने काफ़ी दारू पी। बताते हैं कि रात को करीब वहाँ पे इसने 11 बजे के बाद दारू पी, और मतलब फिर 1 बजे तक, और करीब 9 तारीख उस दिन हो गई थी। फिर उसके बाद ये वहाँ से उसको दारू पीने वो चला गया, कि वो व्यक्ति नहीं था ऐसा पुलिस का कहना है, वो चला गया अपने घर। फिर ये नशे में था, और फिर ये हॉस्पिटल में पीछे के रास्ते से ये आ गया 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे ये सेमिनार हॉल था। और उसके बाद ये वहाँ पर इसने देखा, क्योंकि शराब के नशे में था, थक चुका था, तो इसको वहाँ सेमिनार हॉल दिखा, जहाँ पे क्योंकि कोई इसको बोलने वाला था नहीं, वर्दी में घूमता रहता था, ये जा कर के सीधे पहुँच गया सेमिनार हॉल में, वहाँ जाके कुर्सी पे बैठ गया। इधर क्या हुआ कि डॉक्टर ममता पहले ही अपने दोस्तों के साथ खाना पीना खा करके रात में उसके फ्रेंड चले गए, शायद उनको मरीजों को देखना था। बदकिस्मती इसकी थी, मैंने कहा नियति का खेल था, ये भी वहाँ पे चेयर पे बैठ के इसने सोचा लाओ आधे घंटे आराम कर लेते हैं, अभी कोई पेशेंट को देखना नहीं है। वो बैठ गई। देखिए नियत ने कैसे मिलाया, और इस वहसी ने देखा कि उस सेमिनार हॉल में अकेले महिला डॉक्टर बच्ची सो रही है, और इसने उसके ऊपर सीधे आक्रमण कर दिया। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सिर्फ इंसिडेंट पता चल सकते, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, लेकिन जिस तरह से उसके दांत टूटे, उसके ओंठ कटे, उसके चेहरे जख्मी हुए, उसके प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरह जख्मी हुए, उसके फिंगर्स के नील्स पे ब्लीडिंग हुई, उससे साफ ही लगता है कि उस बच्ची ने अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी। इसने गर्दन दबाई उसकी, तो कहीं ना कहीं थी तो वो बेटी ही, इस बहसी से कब तक लड़ती। और बताया जाता है कि ये वहाँ पर जो पूरा इंसिडेंट है उसके अंदर ये लगभग 40 मिनट का कृत्य ऐसा बताया जा रहा है। और इसने बुरी तरह से उस बच्ची को
तोड़ दिया, उसके साथ प्रकृति किया, रेप किया, उसके शरीरों को जितने जख्म दे सकता था दिया। जख्म ऐसे होते जो भरे जा सकते हैं तो शायद ईश्वर से दुआ की जाती, लेकिन वो बच्ची ने दम तोड़ दिया। और इस वहशी को देखिए, इसने, उस बच्ची ने अंतिम समय लड़ाई लड़ी, लेकिन जब हार गई, करते करते उसने सांस छोड़ दी अपनी। अब जो पूरे बॉडी का नजर आता है, जो इंसिडेंट पता है, अब ये नहीं पता है कि ये सारी चीजें निश्चित रूप से जिंदा रहते हुई या जिंदा रहने के मतलब उसकी मौत के बाद तक हुई, कितना क्या हुआ, चोट पहले लगी, लेकिन जस्ट लाइक ए फाइटर, वो फाइटर थी, उसने फाइट की, ये साफ दर्शाता है। तमाम इतनी चोटें बताती हैं कि उसने अंतिम समय तक अपनी अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उस वहशी के सामने बेटी हार गई, वो मौत के गले लगा लिया। गले नहीं लगाया, और मौत उसकी नियति में थी और हो गई। ये वहशी सारी कृत्य करके देखिए, बड़े आराम से वहां से निकल गया और जाके उसी जो पुलिस का वो था, क्या नाम है, जहाँ पे ये रहता था पुलिस के, वहां जाके सो गया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बशर्ते हाथ लंबे कानून यूज तो करे। अब वेस्ट बंगाल की पुलिस कितना यूज करती है। सुबह ये निकल गया और चला गया वहां पे सोने। सुबह 7 साढ़े 7 पे ऐसा बताया जाता है कि जब किसी ने देखा तो हाहाकार मच गया, खून से लथपथ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हॉस्पिटल के हाहाकार, पूरे कलकत्ता में हाहाकार। अब उसमें पुलिस का क्या रोल था, संदिग्ध रोल होना लाजमी है। बताया जाता है कि लगभग जो वहां पे सीसीटीवी कैमरे थे, जब पुलिस ने सर्च किया, पता 4:37 पर या 30 मिनट पे ऐसा कुछ है, ये निकलता दिखाई दे रहा है। जब इसके चेहरे को देखा गया तो पुलिस तो वहां के लोगों ने पहचान लिया, ये तो वही है। फिर वो गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि ये आराम से सो रहा था। अब इसने किया क्या था कि एक, कहते हैं ना कि आप तमाम, ईश्वर भी कोई चीज है, उससे मौत दी उस बच्ची को, लेकिन तुम्हें जिंदा मौत देने की तैयारी भी करता है वो। इन्होंने क्या किया कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आती, कातिल ने किस सफाई से धोई है आती, उसको खबर नहीं कि लहू भी बोलता है, उसको खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे कपड़े रात के धो दिए, रात में ही, ज़्यादा 4:30 बजे जाने के बाद कपड़े धो दिए, जितना निशान मिटा सकते थे उन्होंने मिटा दिया, और जाके शांति से उसी जो पुलिस का केबिन क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे जाके सो गया। लेकिन जब सीसी कैमरे में देखा गया कि यही व्यक्ति है संजय राय, तो वहाँ जाए गया, सो रहा था, इसको गिरफ्तार किया। जूते से में खून लगा हुआ था, जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो वहाँ की बहुत सी चीज़ें, डस्टें, चीज़ें लगेंगी। ब्लूटूथ मिला जो वहाँ पे, उसको लगाया गया इसके फ़ोन में, तुरंत उससे श्योर हो गया कि ये व्यक्ति यही है, इसका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन एक बात गले से नीचे नहीं उतरी, पुलिस ने कई 8-10 लोगों को उसमें संदिग्ध बना रही है, ढूंढ रही है, पता कर रही है कि अगर ये व्यक्ति सीधे तौर पर हत्यारा है, मतलब रेपिस्ट है, मर्डर है, साफ दिख रहा है कि वहां से निकला हो गया, तो फिर पुलिस ये क्यों कह रही कि इसमें और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई लोगों को उसने चेहरे को कहीं ना कहीं उसके अंदर डाउटफुल करार दिया गया है। अगर लोग वहां पे थे और आए,
तो इसका मतलब है कि सीसीटीवी में एक की पिक्चर क्यों होगी, इसी की। अब इन चीजों पर यह उम्मीद की जा सकती है कि ये व्यक्ति तो एक्यूज है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं है। इसको मौत की सजा भी दे दो तो कम नहीं है, इसको फांसी पे चढ़ा दो तो कम नहीं है। उस माँ की बेटी नहीं, ये हिंदुस्तान की बेटी है। अब ये जा चुकी है, इसको जस्टिस तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसको ऐसी मौत चाहिए कि लोगों की रूह कांपे। ऐसी विभत्स प्रकृत करने के लिए लोगों की सोच में भी ना आए, करने तो बात बहुत दूर की है। दोस्तों, हमने बहुत कोशिश की कि इस पूरे मामले को कितने कम से कम उसमें, अब इसका डीएनए होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, पुलिस की जांच होगी, एजेंसियों की जांच होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि हर जांच में जो मुखबिर है, जो एक्यूज्ड है, उसको सज़ा सीधी हो जाती है। अगर ऐसा होता तो लोगों को सुकून होता कि अब न्याय मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कानून के दायरे में बहुत सारे एविडेंस होते हैं और वकील जब अपोजिट साइड से आता है वो ये नहीं देखता है कि इंसिडेंट क्या है, वो देखता है मेरा क्लाइंट कौन है। वो अपने क्लाइंट की लड़ाई लड़ता है। कानून के मसले पर या जो इंसिडेंट हुआ है उस पर अगर कुछ छिपाने की कलकत्ता पुलिस ने कोई काम कर दिया होगा तो कमज़ोर कड़ी बन जाता है इस पूरे मामले की। दोस्तों, हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि इस बच्ची को न्याय मिले। और एक बात ज़रूर है कि ऐसे वैसी अपराधियों को मौत की सज़ा भी कम है। हम ईश्वर से उस बच्चे की आत्मा को शांति के लिए दुआ करते हैं, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। हिंदुस्तान की जितनी भी राज्यों की सरकारें हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ केंद्र पे ना छोड़कर अपने हाथ को भी थोड़ा सा मलने की कोशिश करें, वैसे अपराधियों को समय से पहले ही इस दुनिया से हटाने की कोशिश करें। ये अपराधी रहेंगे तो ऐसे कृत्य करते रहेंगे, इनको आप रोक नहीं पाएंगे। और कलकत्ता और बंगाल का हाल तो बहुत बुरा है। दीदी को समझना पड़ेगा कि उनके बच्चे भले ही ना हों, लेकिन जो बंगाल के अंदर लोग रह रहे हैं वो किसी के बच्चे हैं। इस बच्ची की रक्षा करना भी उनका परम कर्तव्य था, जो कभी वो नहीं निभा पाई। चाहे वो संदेश खाली हो, ऐसे तमाम इंसिडेंट हों। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मोदी सरकार ने हमें प्रताड़ित किया है। इस बच्ची की जान की सही मायने में मुजरिम कौन है? अगर वो है तो आप भी हो, आप मुख्यमंत्री हो, यह आपकी ड्यूटी थी, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो खादी वर्दी में, चाहे वो कैसी भी फर्जी खादी वर्दी पहन के घूम रहा था, सीसी कैमरे लगे हुए थे, बाकी पुलिस क्या मर गई थी वहां पे? 40-45 मिनट तक उस हॉल के अंदर क्रिकेट होता रहा, सारे लोगों को किसी को नहीं पता चला। आखिर इतना बड़ा हॉल खाली कैसे पड़ा रहा? हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? एक छोटे से पार्क के अंदर भी रात में गार्ड घूम के देखता है कोई अंदर रह तो नहीं गया है। इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर इतनी बड़ी छूट, एक एक घंटे तक इतनी चीख पुकार तो हुई होगी, या किसी के कान में रूह नहीं घूमी? ये मौत के घाट उसको उतारा गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा उस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जिसको सजा मिलनी चाहिए। इतनी छूट नहीं होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल चल रहा है तो उसी तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए। कौन व्यक्ति कहाँ गया? अगर वो सेमिनार हॉल का कोई सेमिनार उस दिन नहीं था तो बंद क्यों नहीं था, लॉक क्यों नहीं था? कैसे छूट दी गई? वहां लोग बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या वहां गार्ड क्यों नहीं था? कोई बच्ची अगर डॉक्टर गई है और 3-4 घंटे तक, अगर रात को 2 बजे 2:30 बजे रात को डिनर करके वो किसी भी कैंटीन के अंदर अगर वहां बैठी है और सुबह 7:30 बजे तो उसका पता नहीं, 5 घंटे तक उसको ढूंढा क्यों नहीं किया? अगर वो हॉस्पिटल में नहीं थी, सीधी बात है, पेशेंट को नहीं देख पाई, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? उसके साथी कर्मी क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं उस टाइम देखा कि जो अभी मेरे साथ गई हुई है वह इतनी देर तक कहाँ है? हॉस्पिटल से बाहर निकली कि नहीं निकली? ये रात में ही अगर उसको ढूंढा गया होता तो शायद शायद उस बच्ची को बचाया जा सकता था।
दोस्तों, कुछ भी ना कहते हुए बस अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, मैं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर नए एनालिसिस को लेके आपके बीच में आऊँगा। आज मैं कुछ भी कहने की स्थिति नहीं हूँ। ईश्वर से दुआ करिए उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले। नमस्कार।